बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। रूसी सदर के पास पहुँच गए ईरान के वज़ीर ख़ारजा। इससे पहले वो पाकिस्तान आए थे, फिर ओमान गए थे, वापस पाकिस्तान आए थे, फिर वो रशिया पहुँच गए। रूसी सदर ने बड़ा खुला डुला स्टेटमेंट दिया है। प्यूटन के साथ मुलाकात हुई उनकी, रूस के सदर के साथ, और प्यूटन ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को पैगाम दिया प्यूटन ने, और उनका पैगाम वसूल भी किया और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। जो मेन स्टेटमेंट है वो ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरान और ख़ित्ते के ममालिक के मफाद में जो मुमकिन हुआ रूस करेगा। देखिए, रूस हमेशा खुलकर सामने आया ईरान के मामले पर, और इस तरह ईरान को खुलकर किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो मुसलमान ममालिक हों या पड़ोसी ममालिक हों। ईरान को जो सपोर्ट रशिया से मिली है वो बड़ी खुली डुली सपोर्ट है। उसकी एक वजह यह भी है ना कि रूस जब भी किसी मुल्क के साथ लड़ता है या तनाज़े में आता है तो अमेरिका खुलकर रशिया के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले मुल्क को सपोर्ट करता है, चाहे हथियारों के साथ हो, चाहे पैसे के साथ हो, चाहे इखलाकी नुक्ता नज़र से हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो करना हो, या अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर दबाना हो। तो वो रशिया के ख़िलाफ़ हमेशा अमेरिका खड़ा होता है। इसी तरह रूस को मौका मिला तो रूस ईरान के साथ खड़ा हुआ, और रशिया ने ईरान के लिए स्टेटमेंट उस लेवल तक दिए हैं जिस लेवल तक कोई और मुल्क नहीं दे पाया। पाकिस्तान के हवाले से हल्की फुल्की सी अब तनकीद भी आना शुरू हो गई है। ये एक ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान है इब्राहिम रज़ाई। इन्होंने एक ट्वीट किया है, इंग्लिश में ट्वीट है, मैं इसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त और हमसाया मुल्क है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए ये मौजू सालिस नहीं है और ना ही इसके पास सालसी के लिए ज़रूरी साख मौजूद है। ये हमेशा ट्रंप के मफाद को मद्देनज़र रखते हैं और अमरीकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाते। मिसाल के तौर पर दुनिया को बताने के लिए तैयार नहीं है कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान की तजवीज़ को कबूल किया मगर बाद में अपने वादे से फिर गया। ये भी नहीं कहते कि लबनान के मामले या मुंजमद असासों के बारे में अमरीकी वादा कर गए थे मगर उन्हें पूरा नहीं किया गया। एक सालिस को गैर जानिबदार होना चाहिए, ना कि हमेशा एक फरीक की तरफ झुकाव रखे। देखिए, मैंने पहले भी आपको ये कहा था कि ये पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठेगी। वजह यह कि हमारी पोजीशन बड़ी अजीब है ना। हम ना अमेरिका की गारंटी दे सकते हैं, ना अमेरिका से गिला और शिकवा कर सकते हैं। हम सिर्फ अमेरिका की मदद कर सकते हैं। हाँ, ईरान से हम गिला शिकवा भी कर सकते हैं और ईरान से हम गारंटियाँ भी मांग सकते हैं। अमेरिका से ना हम गारंटी मांग सकते हैं, ना अमेरिका की हम गारंटी दे सकते हैं। ना अमेरिका अगर खिलाफ वर्जी करे किसी मामले की तो हम क्या करेंगे, हम ये भी नहीं बता पाते। तो पाकिस्तान की एक बड़ी कमज़ोर पोजीशन है। इस पोजीशन में आप सहूलतकार तो हो सकते हैं, लेकिन सालसी करना ज़रा मुश्किल होता है। यही बात अब ईरान में से भी सामने आना शुरू हो गई है। उनकी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा कमेटी के तर्जुमान जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रख दिया। नाज़रीन, ईरान में अपने आप को जंग के लिए पेश करने वाले अफराद की तादाद 3 करोड़ हो गई है। ये वो 3 करोड़ लोग हैं जिन्होंने हुकूमत की इस दरख्वास्त के बाद कि अगर ज़मीनी हमला किया जाता है या लड़ाई तूल पकड़ती है तो ईरान की फ़ौज कम पड़ जाएगी। ऐसे में हमें वॉलंटियर्स चाहिए जो बहुत बड़ी तादाद में सामने आए, उन्हें हथियार दिए जाए और वो लोग मुकाबला करें बाहर से आने वाली फ़ौज का, या कोई भी जारहियत करता है ईरान के ख़िलाफ़ तो मुकाबला करें। तो अब जो तादाद होगी वो 3 करोड़ हो गई है। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के 3 करोड़ फ़ौजी नहीं है। यानी सबसे ज़्यादा फ़ौजियों की तादाद चाइना की है, फिर अमेरिका की है, लेकिन इन दोनों को भी मिला लें तो इतने फ़ौजी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी तादाद है फ़ौजियों की, जो कि 3 करोड़ है। 3 करोड़ फ़ौजी तो नहीं है, वॉलंटियर्स हैं। तो ये जनाब लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कर दिया और इसका इजहार किया है कालीबाफ ने, जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के ईरान के और मुज़ाकराती कमेटी के हेड। तो उन्होंने एक पोस्ट की और उसमें उन्होंने कहा कि आप तारीख के वो चैम्पियन हैं जो हमेशा फतहयाब रहेंगे। इराक़ची ने 2 बड़े अहम बयान दिए। एक, उन्होंने कहा जी हमारे जो मुज़ाकरात अपने मकासद में अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, हालांकि पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त से वो नहीं मुकरते, वो ये कहते हैं कि पेशरफ्त हो रही है लेकिन मुज़ाकरात में पूरी तरह से हम कामयाब नहीं हुए। और उसकी वजह उन्होंने 2 चीज़ों को करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के गलत रवैये एक वजह है और दूसरा हद से ज़्यादा अमेरिका के मुतालबात ये वजह है। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने दिल बड़ा करते हुए पाकिस्तान के ज़रिए से जो तजावीज़ अमेरिका को दी हैं, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बता दिया था, और अब वो बाकायदा पाकिस्तान की और आलमी मीडिया पे छपना शुरू हो गई है। क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। यही 2 चीज़ें जहाँ पे आगे सारे फंसे हुए हैं। नंबर 1 आबने हुर्मुज़, नंबर 2 ईरान की जौहरी सलाहियत। ये 2 चीज़ें हैं ना कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के साथ क्या करता है, एटमी प्रोग्राम के साथ क्या करता है, और एक आबने हुर्मुज़ का स्टेटस क्या होगा। तो इस पर जो ऑफ़र या तजावीज़ ईरान ने दी है अमेरिका को, वो बड़ी दिलचस्प है और वो पाकिस्तान के ज़रिए से दी है। उन्होंने कहा जी कि जौहरी मुज़ाकरात हम बाद के मरहले में कर लेंगे, तफसील से बैठेंगे, बाकी स्टेक होल्डर भी आ जाएं,
आलमी एजेंसी IAEA भी आ जाए, तो वहाँ बैठ के तसल्ली से जो जौहरी मामलात हैं उनके ऊपर हम तय कर लेंगे। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने तजावीज़ पेश की हैं उसमें यह है कि आपने हुर्मुज़ को खोल दिया जाए पहले और नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाए। अब ये नाकाबंदी अगर ख़त्म हो जाती है अमेरिका की जानिब से तो एक बेहतर सूरत हाल होगी और जंगबंदी कायम रहे। और दूसरा, ईरान भी आपने हुर्मुज़ को खोल दे, चाहे स्टेटस को थोड़ा सा तब्दील करके खोल दे, लेकिन आपने हुर्मुज़ खुल जाए और आलमी तजारत जो है वो वहाँ से जारी हो जाए। याद रहे कि दुनिया की पेट्रोलियम मसनूआत की जो तजारत है उसका 20% यहाँ से होता है आपने हुर्मुज़ से। ये बहुत बड़ी मिकदार है, पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है और दुनिया में फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दुनिया में बढ़ रही है, लोगों के लिए महंगाई का तूफान आ रहा है। ये मामला अगर यूँ रहता है तो अगले चंद महीनों में ये ज़्यादा बुरे हालात हो जाएंगे। तो ईरान ने इसका सलूशन दे दिया है कि हम मुज़ाकरात करते रहेंगे, फ्री कैन बैठते रहेंगे, बाकी मामलात को बाद में हल कर लेंगे, लेकिन फौरी तौर पे आपने हुर्मुज़ को खोल दिया जाए और नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाए, इसके ऊपर एक मुआहदा पहले कर लिया जाए। ये बड़ी काबिल अमल चीज़ है जो इराक़ची ने बताई है और अमेरिका को एक ऑफ़र दी गई है। लेकिन देखना यह है कि अमेरिका इस ऑफ़र को तस्लीम करता है या अभी मज़ीद नाकाबंदी और घेराबंदी जारी रखता है, क्योंकि अब लगभग 4.5 साल गुजर गए हैं पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन को। रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले ये लोग किस तरह के दावे करते थे और कौन कौन लोग दावे करते थे, इनमें मैं आपको बयान सुनाऊंगा नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, इसहाक डार का, ख्वाजा आसिफ का और एहसन इकबाल का। उस वक्त ये लोग कहते थे कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत का और पाकिस्तान के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया, लिहाजा अब हम आएंगे, हमारे पास बड़ी शानदार टीम है और हम पाकिस्तान को वापस पैरों पे खड़ा करेंगे और उसके लिए हमें ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत तजर्बा, हम फटाफट कर लेंगे। इन्होंने बाद में किया क्या वो बाद में बताता हूँ, लेकिन इनके दावे उस वक्त क्या थे जब इमरान खान की हुकूमत गिराकर जर्नैल इनके साथ मिलकर साजिश कर रहे थे और इनको इक़्तिदार में लाया जा रहा था इनके मुकदमात ख़त्म करके। की वजह क्या? वजह यह है कि जर्नैल बेचारा नौकरी करता है और उसको अपनी नौकरी से बाहर दिखाई नहीं देता, फिर उसको यस बॉस कहना पड़ता है बहुत सारी जगहों पे, बैरूनी आका भी होते हैं, अंदरूनी आका भी होते हैं, तो उसको चलना पड़ता है। फिर उसकी बड़ी महदूद सोच होती है, बहुत छोटी सोच होती है, जबकि सियासतदान उसने पब्लिक को वापस जवाब देना होता है, वो अपने आप को अकाउंटेबल समझता है, उसे पता है कि अगले इलेक्शन में उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी अगर उसने डिलीवर ना किया तो। उसे पब्लिक का खौफ भी होता है और वो कोई भी फैसला करते वक्त अवाम का मजमूई मफाद देखता है। तो सियासतदान हमेशा जर्नैलों से बेहतर रहते हैं। डिक्टेटर्स के दौर में पाकिस्तान में कुछ मंसूबे जरूर बने, लेकिन पाकिस्तान पीछे ही गया। अयूब खान ने गद्दारी का कार्ड सबसे पहले खेलना शुरू किया, याह्या खान ने मुल्क ही तोड़ दिया, फिर ज़ियाउल हक पाकिस्तान के अंदर क्लाशनकोफ और मंशियात का कल्चर लेके आ गया, फिर ज़ियाउल हक पाकिस्तान में मंशियात और क्लाशनकोफ का कल्चर लेकर आ गया, फिर उसने जहादियों की तंजीमें बना के खड़ी कर दी, फिर परवेज़ मुशर्रफ ने जी सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया और अमेरिका के आगे लेट गया, और फिर अमेरिकन जंग को अपने मुल्क के अंदर धकेल कर ले आया, 70,000 लाशें हमने फिर उठा ली। तो हर दौर के जर्नैल ने पाकिस्तान को उल्टा नुकसान पहुंचाया। आज आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं सेम। आसिम मुनीर साहब का कोई फर्क नहीं है जो बाकी डिक्टेटर पाकिस्तान में करके गए, एग्जैक्टली वही काम ये कर रहे हैं। और जिन लोगों को लाए, देखें मैंने तो अभी सियासतदानों के आपको स्टेटमेंट सुनाए ना, असल में ये डिलीवर इसलिए नहीं कर पाए कि इनके ऊपर ठप्पा लग गया कि ये अवामी मुंतखब नुमाइंदे नहीं है, लोग इन्हें तस्लीम नहीं कर रहे। पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं है, अगर इस्तेहकाम होता तो पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी चलता, अगर कारोबारी जिंदगी चलता तो टैक्स इकट्ठा होता, जब इनके पास ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते, लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। उसकी वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया। इन लोगों के क्लिप तो आपने सुन लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि आसिम मुनीर साहब ने कितने बड़े बड़े दावे किए थे जो अखबारात में छप गए थे? मीडिया में कई दिनों तक उसके ऊपर बहुत सारे टॉक शोज करवाए गए कि आसिम मुनीर साहब ने मईशत संभाल ली। कामरान खान साहब है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जिसमें उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर ने कमर कस ली, आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को संभाल लिया, आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मईशत को अपने हाथों में थाम लिया, और बहुत कुछ कहा गया, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान की मईशत का। ये दावे करते रहे और हम डूबते रहे। यहां तक सूरत हाल होगी कि ये सऊदी अरब और मुख्तलिफ अरब ममालिक के दौरे करके आए और उन्होंने कहा आकर कि मैं तो बहुत सारी सरमायाकारी लाने वाला हूं। ये ताजिरों से मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मैं $100 अरब पाकिस्तान में लाने वाला हूं, लेकिन $1 अरब भी पाकिस्तान में नहीं आया सरमायाकारी के नाम के ऊपर। सरमायाकारी तो माइनस में जा रही है ना, लोग पाकिस्तान से पैसा निकालकर, वो इनके अपने अजीज हैं मोहसिन नकवी, वो ये कहते हैं कि $100 अरब तो पाकिस्तान से निकल गया 3 सालों में। आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि $100 अरब वो पाकिस्तान में लेकर आएंगे, उनके अजीज मोहसिन नकवी बताते नहीं $100 अरब पाकिस्तान से निकल गया 3 सालों में, और मुझे जनाब 2-4 बंदे उल्टे लटकाने पड़ेंगे
तो मैं आपको पता करके बता देता हूँ कि पैसे कैसे वापस आएंगे। आप अंदाजा करें, ये इनकी सोच है, इस सोच के साथ ये लोग मुल्क चलाएंगे। तो हुआ ये कि सऊदी अरब ने जब इनके साथ बैठकर मुज़ाकरात किए और बातचीत की तो इनके पास प्लानिंग कोई नहीं था। ये आज तक कोई एक भी मंसूबा ऐसा नहीं दे सके जिसमें कोई सरमायाकार दिलचस्पी ले और वो आकर पैसा पाकिस्तान में लगाए। उल्टा पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनियां जो पहले कई हुकूमतों की मेहनत के नतीजे में, ये आप फर्ज कर लें कि नवाज शरीफ, बेनज़ीर, इमरान खान, इनकी हुकूमतें ही रही हैं ना, या काफ लीग, इन हुकूमतों की मेहनत के नतीजे में जो सरमायाकार या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान में आई थी, वो सारी की सारी इस दौर में पाकिस्तान को छोड़कर जाना शुरू होगी और चलेगी। इनकी तरजीहात क्या है, ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। ये नाज़रीन खबर देखें, खबर आप पढ़ेंगे आपको गुस्सा तो आएगा, लेकिन खबर आपको समझनी पड़ेगी कि ये पाकिस्तान के साथ कर क्या रहे हैं। कायमा कमेटी है जी दाखिला की, उन्होंने ये फैसला कर लिया और ये बिल मंजूर कर लिया कि साबिक अरकान पार्लियामेंट को ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। अब ये दिया किस को जाएगा? जो साबिक अरकान है, जो रिटायर हो गए, चले गए। मेरा एक सवाल ये है कि जो अरकान असम्बली चले गए वो अब पाकिस्तान की कौन सी खिदमत कर रहे हैं और किस लिए उन्हें ये पासपोर्ट चाहिए? यहाँ पे तो जो आता है लूट मार करके जाता है, पाकिस्तान मजीद पीछे जाता है। तो इन पार्लियामेंटेरियंस ने ऐसा कौन सा तीर मारा या ऐसा कौन सी कानून साजी की, ऐसा कौन सा काम किया कि इनके रिटायर होने के बाद भी इन्हें ब्लू पासपोर्ट ताहयात जारी कर दिए जाएं कि जब तक आप मरते नहीं हैं, मरते दम तक आपके पास ब्लू पासपोर्ट होंगे, आप दुनिया में जहां मर्जी ट्रेवल करें, आपको खसूसी मुराद मुयस्सर रहेगी। क्यों ब्लू पासपोर्ट क्यों चाहिए इन्हें? और एक और चीज़ देखें, उनकी बीवियों को भी मिलेगा और 28 साल से कम उम्र ज़ेरे कफालत बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। हमारे बच्चे 18 साल की हद और इनके बच्चे 28 साल की हद। आप अंदाज़ा कीजिए, यानी हम अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ अगर करना चाहें तो वो कहते हैं जी 18 साल का अंडर एज है, तो 18 साल तक के लिए जो है माँ बाप के साथ उसको नत्थी करते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके अपने बच्चे हैं ना, तो वो कहते हैं जी 28 साल तक की उन्होंने हद रख ली कि 28 साल तक हमारे जो ज़ेरे कफालत बच्चे हैं, 28 साल के बाद उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे ना, तो 28 साल तक 10 साल एक्स्ट्रा इन्होंने ले लिए कि जनाब 28 साल तक का बच्चा ज़ेरे कफालत हमारा है, तो उसका भी आप ब्लू पासपोर्ट हमें